आज हम एक बड़ी कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारी दुनिया है, इतनी जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड सी, ये आखिर बनी कैसे? कई बार लगता है कि ये वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन ये शायद पिछले कुछ दशकों की ही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो हजारों साल पुरानी है। और ये सिर्फ सामान के आने जाने या ट्रेड की कहानी नहीं है। अच्छा? हाँ, इसमें विचार मतलब आइडियाज, लोग, स्किल्स, यहाँ तक कि जर्म्स और डिजीजेस, बीमारियां भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर दुनिया को जोड़ा है, बदला है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको आसान बनाने के लिए हम आज हिंदी के साथ साथ जरूरी इंग्लिश टर्म्स भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, सारे साल, ईयर्स और डेट्स हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? शायद प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। हाँ, वहीं से करते हैं। आप सोचिए 3000 BCE में भी इंडस वैली और वेस्ट एशिया के बीच व्यापार होता था। 3000 BCE? इतना पुराना? हाँ, लोग लंबी यात्राएं करते थे, ज्ञान के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर बस सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए। और वो अपने साथ क्या ले जाते थे? अरे बहुत कुछ, सामान, पैसा, अपने आइडियाज, हुनर, स्किल्स, और हाँ, जैसा मैंने कहा, कीटाणु और बीमारियां भी। मालदीव की कौड़ियां, काउरीज, सोचिए, चीन और अफ्रीका तक पहुंचती थी। कमाल है। और फिर आते हैं सिल्क रूट्स, रेशम मार्ग। ये तो बहुत फेमस है। हाँ, पर ये कोई एक सड़क नहीं थी। ये जमीन और समुद्र दोनों के रास्ते थे। एक पूरा नेटवर्क था। नेटवर्क? हाँ, जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ता था। और ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले शुरू हो गया था और करीब 15वीं सेंचुरी तक चलता रहा। तो क्या चाहता था इन रास्तों से? रेशम? रेशम तो था ही। चीन का सिल्क, बर्तन, पॉटरी, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, स्पाइसेस पश्चिम जाते थे। और यूरोप से? यूरोप से सोना, चांदी, गोल्ड और सिल्वर पूरब आते थे। लेकिन शायद सबसे जरूरी था आइडियाज का एक्सचेंज। आइडियाज? जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये बड़े धर्म इन्हीं रास्तों से फैले। आप कह सकती हैं कि ये विचारों के सुपर हाईवेज थे उस जमाने के। वाह, विचारों के सुपर हाईवे। और खाने की चीजों का क्या? फूड ट्रेवल्स। सुना है नूडल्स और स्पेगेटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हाँ, वो दिलचस्प है। शायद नूडल्स चीन से पश्चिम गए और वहां स्पेगेटी बन गए। पर खाने में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था अमेरिकास की खोज के बाद, लगभग 500 साल पहले। अच्छा, क्या मिला वहां से? बहुत कुछ जो आज हम रोज खाते हैं। आलू, पटेटो, सोया, मक्का, मेज, टमाटर, टमेटोज, मिर्च, चिलीज, ये सब अमेरिका से दुनिया भर में फैले। आलू ने तो यूरोप में काफी असर डाला ना? बिल्कुल। आलू सस्ता था, आसानी से उग जाता था, तो यूरोप के गरीबों के लिए ये लाइफ सेवर बन गया। उनका खाना बेहतर हुआ। लेकिन इस पर निर्भरता, डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई और ये खतरनाक साबित हुई। मिड 1840s में आयरलैंड में जब आलू की फसल खराब हुई। हाँ, ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन। वही, लाखों लोग भूख से मर गए। एक फसल पर इतनी डिपेंडेंसी भारी पड़ी। फिर 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन खोजें शुरू हुई, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड वाला दौर। हाँ, दुनिया छोटी होने लगी। यूरोपियन सेलर्स ने समुद्री रास्ते खोजे एशिया और अमेरिकास तक। अमेरिका के संसाधन, रिसोर्सेज और खनिज, मिनरल्स, खासकर पेरू और मेक्सिको की चांदी, सिल्वर, उसने यूरोप को अमीर बना दिया। हाँ, बहुत अमीर। और इसी पैसे से उन्हें एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। पर अमेरिका की विजय में, कॉन्क्वेस्ट में, यूरोपियन हथियारों से ज्यादा बीमारियां, डिजीजेस, सही का, उनके लाए हुए कीटाणु, जर्म्स, खासकर चेचक, स्मॉल पॉक्स। अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनमें इन बीमारियों के प्रति कोई इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। करोड़ों लोग मारे गए। इससे यूरोप का कब्जा बहुत आसान हो गया। सोचिए, बीमारी हथियारों से ज्यादा घातक साबित हुई। ये तो भयानक था। और फिर लोग भी जाने लगे यूरोप से अमेरिका। और दूसरी तरफ अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर, एनस्लेव्ड पीपल बनाकर अमेरिका लाया गया। किस लिए? उनसे बागानों में कपास, कॉटन और चीनी, शुगर उगाई जाती थी जो यूरोप के बाजारों में भेजी जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि दुनिया के व्यापार का जो केंद्र था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वो चीन और भारत से हटकर यूरोप की तरफ खिसक गया। तो ये थी पुरानी दुनिया। अब आते हैं 19वीं सदी पर, 19th सेंचुरी, 1815 से 1914 तक। यहाँ क्या बदला? इस सदी में आप कह सकती हैं 3 बड़े बहाव थे, 3 मेन फ्लोज, जो दुनिया को तेजी से बदल रहे थे।
3 फ्लोज कौन से? पहला, व्यापार का प्रवाह, फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब चीजों का, वस्तुओं का आना जाना बहुत बढ़ गया। ठीक है। दूसरा, श्रम का प्रवाह, फ्लो ऑफ लेबर। लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाने लगे बड़े पैमाने पर। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। पैसा, इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। अच्छा, तो ट्रेड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीजें ग्लोबली मूव करने लगी। इसका असर क्या हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी पर? बिल्कुल, एक वर्ल्ड इकोनॉमी ने आकार लेना शुरू किया। जैसे देखिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आबादी बढ़ी तो खाने की मांग बढ़ी। हाँ। वहां कॉर्न लॉज थे जो मकई के आयात पर रोक लगाते थे। जब वो हटे तो बाहर से सस्ता खाना आने लगा, इंपोर्टेड फूड। तो ब्रिटेन के किसानों का क्या हुआ? उनकी खेती तो एक तरह से तबाह हो गई। वो लोग या तो शहरों में चले गए काम ढूंढने, या फिर विदेश माइग्रेशन हुआ। और दुनिया भर में खाना उगाने के लिए? हाँ, दुनिया भर में जमीनें साफ की गईं। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर खेती बढ़ी। पर इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, रेलवे, बंदरगाह, पैसा, लोग। बिल्कुल, रेलवे बने, नए बंदरगाह, हार्बर्स बने, पूंजी आई, कैपिटल, जैसे लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स से, और लाखों श्रमिक, लेबर माइग्रेट करके इन जगहों पर गए। तो मतलब 1890 आते आते एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन गई थी? हाँ, काफी हद तक। भारत में भी इसका असर दिखा। पश्चिम पंजाब में नहरें बनाकर जमीन को उपजाऊ बनाया गया, जिन्हें कैनाल कॉलोनीज कहते हैं। वहां गेहूं और कपास उगाया जाने लगा, निर्यात के लिए। टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या थी इसमें? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी। रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, इन सब ने दुनिया को और छोटा कर दिया। टेलीग्राफ से तो कम्युनिकेशन फौरन होने लगा। और वो रेफ्रिजरेटेड शिप्स वाली बात? हाँ, वो कमाल था। उससे पहले जानवरों को जिंदा भेजना पड़ता था यूरोप, जो महंगा था और बहुत जानवर रास्ते में मर जाते थे। रेफ्रिजरेटेड शिप्स आने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जमा हुआ मांस, फ्रोजन मीट यूरोप भेजा जा सका। इससे तो मांस सस्ता हो गया होगा? हाँ, काफी सस्ता हो गया। यूरोप में गरीबों के खाने में भी मांस शामिल हो पाया। इसका सामाजिक असर भी हुआ, सोशल इम्पैक्ट। लोग शायद थोड़े बेहतर ढंग से रह पाएं। लेकिन इसी दौर में उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म भी तो चरम पर था। लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म। हाँ, ये उस बढ़ते व्यापार और जुड़ाव का एक स्याह पक्ष था, डार्कर साइड। 1885 में बर्लिन में बड़ी यूरोपियन ताकतों ने बैठकर अफ्रीका का नक्शा खोला और उसे आपस में बांट लिया, बॉर्डर्स बना दिए, बिना अफ्रीकियों से पूछे। बिल्कुल। और अफ्रीका में एक और त्रासदी हुई, रिंडरपेस्ट, मवेशी प्लेग, कैटल प्लेग। ये क्या था? ये जानवरों की एक भयानक बीमारी थी जो 1880s के आखिर में फैली। माना जाता है कि ये एक ब्रिटिश एशिया से जो जानवर लाए गए थे, एरिट्रिया में इटालियन सैनिकों को खिलाने के लिए, उनसे फैली। और इसका असर? विनाशकारी। ये बीमारी पूरे अफ्रीका में आग की तरह फैली और लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। अफ्रीका में लोगों की रोजी रोटी, उनकी आजीविका मवेशियों पर ही निर्भर थी। तो सब खत्म हो गया उनका? हाँ, मवेशी खोने से अफ्रीकी लोग बेबस हो गए और जो उपनिवेशी शासक थे, कॉलोनियल रूलर्स, उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया। बचे खुचे मवेशियों पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकियों को बागानों में, खदानों में मजदूरी, वेज लेबर करने पर मजबूर कर दिया। उनकी आज़ादी छिन गई तक और रेलवे निर्माण के लिए दुनिया भर में ले जाया गया। कैरेबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, फीजी, सिलोन, मलाया। ये किस तरह का काम था? क्या इसे नई दास प्रथा या न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहना सही है? कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं, क्योंकि मजदूरों से लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे। हालात बहुत खराब थे, मजदूरी कम थी और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। अगर वो भागने की कोशिश करते तो सजा मिलती थी। ये लोग कहाँ से थे भारत में? ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से गरीब किसान और कारीगर थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद क्या उन्होंने अपनी कल्चर को बनाए रखा? हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने अपनी पुरानी और नई जगहों की चीजों को मिलाकर कल्चरल फ्यूजन के नए रूप बनाए। जैसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस को होसे नाम के सालाना कार्निवल में बदल दिया गया, जिसमें सभी धर्मों और नस्लों के लोग हिस्सा लेते थे। अच्छा, और वी.एस. नायपॉल जैसे लेखक भी तो इन्हीं प्रवासियों के वंशज हैं? बिल्कुल, कई प्रसिद्ध लोग हैं। ये जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था, इसे आखिरकार 1921 में खत्म किया गया।
भारत के व्यापारी क्या कर रहे थे इस दौरान, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड? हाँ, वो भी सक्रिय थे, जैसे शिकारी पुरी श्रॉफ्स और नट्टूकोटाई चट्टियार्स। ये बड़े बैंकर और व्यापारी थे। वो क्या करते थे? वो दक्षिणी और मध्य एशिया में निर्यात वाली खेती, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के लिए पैसा लगाते थे, कर्ज देते थे। उनका अपना एक सिस्टम था पैसा ट्रांसफर करने का। और हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपियनों से भी आगे निकल गए। कैसे? उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरिया यानी दुकानें खोल ली, जहां वो दुनिया भर से लाई गई चीजें बेचते थे। लेकिन भारत के अपने व्यापार का क्या हुआ? इंडियन ट्रेड और ग्लोबल सिस्टम, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर पड़ा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। पहले भारत के बने कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन जब ब्रिटेन में कारखानों में कपड़ा बनने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगा दिए, ताकि ब्रिटेन का माल बिके। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि भारत के कपड़ों का निर्यात एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया। भारत अब फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर नहीं रहा, बल्कि कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बन गया। क्या बेचता था भारत? कच्चा कपास, रॉ कॉटन, नील, इंडिगो जिसे कपड़े रंगे जाते थे, अनाज और अफीम, ओपियम। अफीम खासकर चीन भेजी जाती थी और ब्रिटेन इससे फायदा उठाता था, बहुत ज्यादा। ब्रिटेन का भारत के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता था, मतलब ब्रिटेन भारत को जितना बेचता था उससे कहीं ज्यादा खरीदता था। नहीं, सॉरी, उल्टा। ब्रिटेन भारत से खरीदता कम था, बेचता ज्यादा था। या यूं कहें, भारत से जो कच्चा माल लेता था उसके बदले तैयार माल महंगे दामों पर देता था। तो ब्रिटेन के पास भारत से कमाया हुआ अतिरिक्त पैसा होता था। ट्रेड सरप्लस, इस पैसे के क्या करता था ब्रिटेन? इस सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट्स यानी व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए करता था। इसे कहते हैं मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। और साथ ही होम चार्जेस चुकाने के लिए भी। होम चार्जेस ये क्या थे? ये वो खर्चे थे जो भारत को ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार के लिए उठाने पड़ते थे, जैसे भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अफसरों और फौजियों के वेतन, उनकी पेंशन, भारत के लिए लंदन में बने दफ्तर का खर्चा, भारत द्वारा लिए गए कर्जों का ब्याज, ये सब भारत से वसूला जाता था। बाप रे, तो भारत की दौलत एक तरह से ब्रिटेन जा रही थी। हाँ, काफी हद तक। अब आते हैं दो विश्व युद्धों के बीच के समय पर, दी इंटरवॉर इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, ये तो बहुत बड़ा युद्ध था। हाँ, ये पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, केमिकल हथियार, तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई। लगभग 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ घायल हुए। अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से भारी कर्ज लेना पड़ा। युद्ध खत्म होते होते ब्रिटेन कर्जदार देश बन गया और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन यानी कर्ज देने वाला देश। युद्ध के बाद रिकवरी कैसी रही, पोस्ट वॉर रिकवरी? ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल। युद्ध के समय जो उद्योग बढ़े थे वो कम हो गए, बेरोजगारी फैली। उधर कृषि अर्थव्यवस्थाओं में भी संकट आया। वो कैसे? युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में गेहूं की सप्लाई बंद हो गई थी, तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन खूब बढ़ाया गया। युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप से फिर सप्लाई शुरू हो गई। नतीजा, जरूरत से ज्यादा उत्पादन, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, कीमतें गिर गईं, किसान बर्बाद हो गए। लेकिन अमेरिका में तो शायद स्थिति अलग थी, सुना है वहां मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। हाँ, 1920 में यूएस इकोनॉमी में बूम आया। इसका एक बड़ा कारण था मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन। हेनरी फोर्ड और उनकी टी मॉडल कार की असेंबली लाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असेंबली लाइन मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और हर मजदूर को बस एक ही काम बार बार करना होता था, एक कन्वेयर बेल्ट पर। इससे उत्पादन बहुत तेज हो गया, कारें सस्ती हो गईं और लोगों ने खरीदी। हाँ, क्योंकि फोर्ड ने मजदूरों की तनख्वाह भी बढ़ाई थी ताकि वो कार खरीद सकें। और साथ ही हायर परचेस का सिस्टम भी आ गया, मतलब क्रेडिट पर किश्तों में सामान खरीदना। इससे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, इन सब चीजों की खपत, मास कंजम्पशन बहुत बढ़ी। अमेरिका दुनिया को कर्ज भी दे रहा था। सब अच्छा चल रहा था जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आ गया, महामंदी 1929। बिल्कुल, 1929 से शुरू होकर मिड 1930s तक चली ये मंदी। इसके कई कारण थे। एक तो वही कृषि अति उत्पादन, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, जिससे कीमतें गिरी हुई थीं। दूसरा, अमेरिका ने जो दुनिया भर को कर्ज दे रखा था वो देना बंद कर दिया, बल्कि वापस मांगना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया, लोग पैसा निकालने लगे, बैंक दिवालिया हो गए, अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो गया, फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी, व्यापार ठप। भारत पर क्या असर पड़ा इसका? इफेक्ट ऑन इंडिया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगभग आधा रह गया 1928 से 1934 के बीच। और किसानों पर? उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी, गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई, किसान और कर्ज में डूब गए, अपनी बचत, जमीन, जेवर सब बेचने पड़े। भारत ने इस दौरान कीमती धातुओं, खासकर सोने का निर्यात, गोल्ड एक्सपोर्ट खूब किया। शहरी भारत पर असर कम था? हाँ, शहरों में जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार या सैलरीड लोग, उन पर असर कम हुआ, बल्कि चीजें सस्ती होने से उन्हें फायदा भी हुआ। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939-1945। ये तो पहले से भी ज्यादा भयानक था। हाँ, इसमें मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी, तबाही भी ज्यादा हुई। युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। 2 नई महाशक्तियां, सुपर पावर्स उभरी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या किया गया? रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। 2 विश्व युद्धों के अनुभवों से सबक सीखा गया। युद्ध के बाद अर्थशास्त्री और राजनेता मिले और उन्होंने सोचा कि आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट न होने से ही समस्याएं बढ़ती हैं। तो क्या हल निकाला? 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक समझौता हुआ, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ब्रेटन वुड्स समझौता। इसमें क्या तय हुआ? इसमें 2 बड़ी संस्थाएं बनाने का फैसला हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये कब काम करने लगे? 1947 से। IMF का काम था सदस्य देशों के बाहरी व्यापार से जुड़े फायदे नुकसान, सरप्लस एंड डेफिसिट्स को देखना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। और वर्ल्ड बैंक का काम था युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन और विकास, डेवलपमेंट के लिए कर्ज देना। और पैसे का लेन देन कैसे होता था देशों के बीच? एक्सचेंज रेट्स। हाँ, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम बनाया गया। इसमें सदस्य देशों की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले तय कर दी गई और डॉलर की कीमत सोने के मुकाबले तय थी, $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। डॉलर ही मुख्य करेंसी बन गया। इसका नतीजा क्या हुआ? इससे पश्चिमी औद्योगिक देशों, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान में व्यापार और आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार 8% सालाना की दर से बढ़ा। वाह! लेकिन इसी समय दुनिया में और भी कुछ हो रहा था, डीकोलोनाइजेशन। बिल्कुल। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश जो यूरोप के गुलाम थे वो आजाद हो गए। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। पर ये नए देश तो गरीब थे। हाँ, बहुत गरीब। उन पर गरीबी और पिछड़ेपन का बोझ था। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और संसाधन अब भी पुरानी औपनिवेशिक शक्तियों के नियंत्रण में थे। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनकी मदद की? ग्रुप ऑफ 77 या G77, और उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO की मांग की। NIEO, इसमें क्या मांगे थी? वो चाहते थे कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और विकसित देशों के बाजारों में अपना सामान बेचने के बेहतर मौके मिले। इसी समय बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, MNCs भी तो उभर रही थी। हाँ, 1950s और 60s में अमेरिकी कंपनियों ने दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाया। ये MNCs थीं जिनका उत्पादन और व्यापार कई देशों में फैला था। फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम का क्या हुआ, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स वाला? तो वो ज्यादा दिन नहीं चला। 1960s के बाद विदेशों में अमेरिका का खर्चा बहुत बढ़ गया था, खासकर वियतनाम युद्ध में। इससे डॉलर पे दबाव बढ़ा। अब डॉलर उतना मजबूत नहीं रहा कि सोने से जुड़ा रह सके। तो अमेरिका ने डॉलर को सोने से डिसोसिएट कर दिया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स खत्म हो गई और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स का दौर शुरू हुआ। मतलब करेंसी की कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर तय होने लगी। और यहीं से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, जैसा हम आज समझते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे का लेन देन आसान हो गया और MNCs ने भी अपना उत्पादन कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। चीन जैसे देशों में। बिल्कुल। 1970s के आखिर से चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जो अर्थव्यवस्था दुनिया से कटी हुई थी वो धीरे धीरे खुलने लगी। वहां मजदूरी बहुत कम थी, तो विदेशी कंपनियों ने वहां इन्वेस्ट करना शुरू किया, फैक्ट्रियां लगाईं,
इससे चीन दुनिया की फैक्ट्री जैसा बन गया। और भारत, ब्राजील जैसे देशों ने भी तेजी से विकास किया। हाँ, पिछले 2-3 दशकों में चीन, भारत, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास ने दुनिया के आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को काफी बदल दिया है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, प्राचीन व्यापार मार्गों से शुरू होकर उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आज की इस जटिल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वर्ल्ड तक। वाकई वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कोई एक दिन की या कुछ सालों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चल रही है, और इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम आज की दुनिया को, इसके रिश्तों को, इसकी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। सही कहा। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाती हूँ, जरा सोचिए, ये जो श्रम, पूंजी और संसाधन रिसोर्सेज की तलाश है, जिसकी कहानी हमने आज देखी, क्या आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस और हम सब की जिंदगी को वही पुरानी ताकतें शेप नहीं कर रही हैं? इसकी गूंज तो सदियों पुराने इतिहास में साफ सुनाई देती है ना? ये सोचने वाली बात है।